जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रांति यूट्यूब बैच 2.0 पर, जहां पर हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं 2026 का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस A to Z, वो भी कंप्लीटली फ्री हमारे ही यूट्यूब चैनल पर। और यही खासियत है इस क्रांति बैच 2.0 की। जो कमाल, जो जादू, जो मैजिक क्रांति बैच 1.0 ने किया था, वही सेम जादू और 4 गुना ज्यादा शक्ति के साथ 2.0 वाला बैच करके दिखाएगा 2026 के प्रीलिम्स में, जहां पर प्रत्येक पढ़ी हुई चीज हम चाहते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आए, एक क्वेश्चन भी बाहर ना जाए। इसका पूरा प्रयास हम कर पाएंगे और वो तभी मुमकिन है जब हम हर सिलेबस के अंदर लिखी चीज को पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत के साथ कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को यहां पर पढ़ाएं। और दोस्तों, इस सीरीज में मैं फिलहाल आपको पढ़ा रहा हूं पॉलिटी, और ये पॉलिटी का लेक्चर नंबर होगा 12। लास्ट लेक्चर में जब मैं आपसे मिला था 11 नंबर के लेक्चर में, तो मैंने आपको एक नया टॉपिक जो है शुरू करवाया था, डीपीएसपी, है ना। और आज मुझे वही टॉपिक आपको कंटिन्यू करवाना है। और पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो बेशक उनको देखिए, क्योंकि जब आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो आपको सच में पता चल जाएगा कि भाई यूट्यूब पर भी इतनी सीक्वेंस में और इतनी शिद्दत से पढ़ाई हो सकती है, तो वो भी भरोसा आपका वापस कायम हो जाएगा यूट्यूब पर। और आइए आज के लेक्चर को हम लोग जो है दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर ये क्रांति बैच आपको फायदा दे रहा है, अगर इस क्रांति बैच से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो आपको वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों, मैं कभी भी वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार आप जब उस वीडियो को अच्छे खासी संख्या में लाइक करते हैं तो उससे हमको दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। तो जब हम आपको पूरा प्रीलिम्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो आप ये छोटा सा काम ज़रूर कर सकते हैं कि वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमारे मनोबल को आप बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में डीपीएसपी का मैंने पूरा बेस आपका क्लियर कर दिया था, हर एक बातों को मैंने आपको बता दिया था। मैं वापस से वही सेम बातें तो नहीं उठाऊंगा, नहीं तो ऐसा ही लगेगा कि प्रीवियस लेक्चर की ही रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं सीधे आज के टॉपिक पर जो है दोस्तों चलूंगा। और आज का टॉपिक हमसे क्या कह रहा है? आज का टॉपिक हमको बता रहा है डीपीएसपी का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। और कृपया करके अगर आपने प्रीवियस लेक्चर दोस्तों नहीं देखा है तो प्लीज आप इस लेक्चर को मत देखिए, क्योंकि फिर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो उतना बेहतर नहीं रहेगा। और अगर हमारा 11 नंबर का लेक्चर देखकर उसके बाद आप ये 12 नंबर के लेक्चर पर आए हो, तो गारंटी है कि एक क्वेश्चन भी इस टॉपिक से ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर सको। तो मकसद वही है, क्वेश्चन फंसाना है, काम खत्म। क्या कहता है आज की हेडिंग? क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात जो है मेरी समझ लेनी है कि हमारे संविधान में जितने भी डीपीएसपी हैं, मैंने एक चीज में आपको वापस से रिपीट कर दूं कि डीपीएसपी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको सिंपल भाषा में। डीपीएसपी का मतलब मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया था सरकार के कर्तव्य। क्या बताया था मैंने आपको? सरकार के कर्तव्य, अर्थात सरकार की ड्यूटी। और एक परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी कि डीपीएसपी वो सिद्धांत हैं जो सरकार को दिमाग में रखना है किसी भी पॉलिसी को बनाने से पहले, ताकि वो पॉलिसी बनाते वक्त अपने रास्ते से भटक ना जाए, है ना। तो सारे डीपीएसपी को दोस्तों 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो कैटेगरी होती है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सोशलिस्टिक, यानी कि सामाजिक। दूसरी जो हमारी होती है गांधीयन, यानी कि गांधीवादी। और उसके बाद जो होती है वो होती है लिबरल इंटेलेक्चुअल, यानी कि उदारवादी बौद्धिक। अभी इन तीनों कैटेगरीज को मैं समझाऊंगा, लेकिन एक बात मेरी बहुत ध्यानपूर्वक आप समझ लो। जितने भी आर्टिकल्स डीपीएसपी में आते हैं, मैंने कितने बताए थे आपको? आर्टिकल 36 से लेकर 51। तो अब आप ये बाय डिफॉल्ट मत समझना कि सर क्या ऐसा होने वाला है कि पहली वाली कैटेगरी में 36 से 40 आ जाएं
और फिर इसमें जो है आपके 40 से 45 आ जाएं, और फिर इसमें जो है इसमें 41 से 45, और फिर इसमें 46 से लेके आपके 51 आ जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कैटेगरी बनाई गई है ये आर्टिकल के सीक्वेंस के अनुसार नहीं बनाई गई है। ये जो कैटेगरी बनाई गई है ये इस आधार पर बनाई गई है कि किस डीपीएसपी में किस तरह की बातें लिखी हुई हैं। अगर किसी डीपीएसपी में सामाजिक नजरिए से बातचीत लिखी हुई है तो उसको हमने सोशलिस्टिक कैटेगरी में, सामाजिक कैटेगरी में, यानी कि कैटेगरी नंबर 1 में डाला है। और अगर किसी डीपीएसपी में कुछ ऐसी बात लिखी हुई है जो हमको गांधीयन फिलॉसफी यानी कि गांधीवादी विचारधारा की तरफ दिखाती है तो हम उस आर्टिकल को, उस डीपीएसपी को हम दूसरी कैटेगरी में डाल देते हैं। तो यहां से हमने दोस्तों क्या निष्कर्ष निकाला है? यहां से हमने जो निष्कर्ष निकाला है उसे हम यहां पर लिख देते हैं। ये तीन कैटेगरीज अनुच्छेद के अनुसार नहीं बनाई गई है, या फिर मैं कहूं कि आर्टिकल्स के क्रम के अनुसार नहीं बनाई गई है। आर्टिकल्स के सीक्वेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम। तो आर्टिकल्स के क्रम के अनुसार नहीं बनाई है। आर्टिकल्स के क्रम के अनुसार नहीं बनाई गई है। तो दोस्तों हमने इसको किस आधार पर बनाया है वो जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो हमने इसको इस आधार पर बनाया है कि किस डीपीएसपी में क्या लिखा है और वो किस ओर इशारा कर रहा है, और वो किस ओर इशारा कर रहा है। इस आधार पर कैटेगरीज बनाई गई हैं। इस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इस आधार पर कैटेगरीज बनाई गई है। इतना दोस्तों आप सभी को क्लियर होता है अच्छे से, क्योंकि हम लोग बस दौड़ते हुए पड़ जाते हैं कि तीन कैटेगरी है, किसके अंदर क्या आता है, लेकिन ये नहीं समझते कि किस आधार पर बनाई गई है। आप कभी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, खैर आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है यूपीएससी के, तो वहां पर ऐसे भी प्रश्न आ चुके हैं कि डीपीएसपी का जो वर्गीकरण किया गया है, जो उसका क्लासिफिकेशन किया है, वो किस आधार पर किया है। अनुच्छेद के आधार पर तो किया नहीं है। स्टेटमेंट आती है उसमें कि वो 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि केवल एक सही है या केवल 2 सही है या तीनों सही है या तीनों में से एक भी सही नहीं है। तो आप उस स्टेटमेंट को यहां से, इस हमारे नोट्स से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद दोस्तों मैंने यहां पर आपके लिए ब्रैकेट में एक चीज लिखी है कि इन तीनों हेडिंग्स में कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो आपको कॉमन दिखाई देंगे। तो देखकर आपको घबराना नहीं है और ये नहीं बोलना है कि सर ये आर्टिकल तो हमने इस हेडिंग में भी पढ़ा था और ये आर्टिकल इस हेडिंग में भी है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है ना कि मान के चलो कोई एक अनुच्छेद ऐसा हो जिसके अंदर सामाजिक रूप से भी कुछ बात कही गई है, या जिसके अंदर कुछ ऐसी बात भी कही गई है जो गांधीवाद विचारधारा से मैच करती है, तो आएगा वो दोनों कैटेगरीज में फिर, है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है अगर एक आर्टिकल आपको 2 कैटेगरीज में मिल रहा है तो। अब यहां से मैं आपको जो भी कंटेंट पढ़ाऊंगा उसको किस नजरिए से पढ़ना है कि आर्टिकल का सीधा डायरेक्ट प्रश्न आपके प्रीलिम्स में आएगा। मैं आपको क्लियर कह दे रहा हूं, मैं आपको यहां पे क्लियर कह रहा हूं कि आर्टिकल से डायरेक्ट प्रश्न आएगा। आर्टिकल से जो है दोस्तों आपका आर्टिकल से आपका डायरेक्ट प्रश्न आएगा। तो आपको आर्टिकल रटा होना चाहिए बाकायदा। जैसे कि सबसे पहला आर्टिकल जो समाजवादी सिद्धांत यानी कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंडर में आता है, और देखो यहां पे एक परिभाषा बता भी दी है।
कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल एक ऐसी हेडिंग है जो ऐसी विचारधारा को दर्शाती है जिसका लक्ष्य क्या होता है, एक कल्याणकारी राज्य बनाना, यानी कि वेलफेयर स्टेट बनाना। अर्थात जो भी डीपीएसपी का लक्ष्य एक वेलफेयर स्टेट बनाना, वापस सुनना ध्यान से मेरी बात, कि जो भी डीपीएसपी का लक्ष्य एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, वो सारे डीपीएसपी दोस्तों हमारी कौन सी कैटेगरी में आएंगे, सोशलिस्टिक कैटेगरी में, यानी कि समाजवादी सिद्धांत की कैटेगरी में आएंगे। तो पहला आर्टिकल जो हमको देखने को मिलता है आर्टिकल नंबर 38 जो इस कैटेगरी में आ रहा है। बड़ा सिंपल से आर्टिकल्स हैं, इसका फंडामेंटल राइट की तरह नहीं कि पूरा 10-20 मिनट एक आर्टिकल में लग रहा है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 38 क्या कहता है, ये सिंपल सी बात कहता है कि जो पीपल हैं, यानी कि जो लोग हैं, उनका हमको क्या करना है, उनका हमको कल्याण करना है ना, लोगों का कल्याण करना है। वेलफेयर ऑफ द पीपल जो है दोस्तों हमको करना है। और लोगों का कल्याण कब होगा, जब आप लोगों को न्याय दिलवाओगे, जब आप लोगों को क्या दिलवाओगे, न्याय। और न्याय कैसा होना चाहिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से होना चाहिए। और इसी के साथ साथ समाज में जितनी भी असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज हैं, आप इनको क्या कर दोगे, कम कर दोगे। याद रखना बड़ा ही आसान है। आर्टिकल पहली कैटेगरी, उसका पहला आर्टिकल, आर्टिकल 38 बड़ी सिंपल बात कह रहा है कि समाज में जो लोग हैं उनका वेलफेयर करो, उनका कल्याण करो। और वो कैसे हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब आप उनको न्याय दिलवाओ, जस्टिस दिलवाओ। और कैसी जस्टिस दिलवानी है, सामाजिक रूप से जस्टिस दिलवानी है, आर्थिक रूप से जस्टिस दिलवानी है, और राजनीतिक रूप से भी हमें उन्हें जस्टिस दिलवानी है। और इसी के साथ साथ लोगों के बीच में जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं, जितनी भी असमानताएं हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करवाना है, कम करवाना है। बड़ी ही खूबसूरती से हमको यह याद हो गया। उसके बाद हम आर्टिकल 39 पर, सारे आर्टिकल्स याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। एक बार हमने लोगों के समक्ष, लोगों के बीच में न्याय व्यवस्था बना दी, हमने लोगों के बीच में से इनइक्वालिटीज, असमानताओं को हटा दिया। अब हम आर्टिकल 39 की ओर चल रहे हैं, डायरेक्ट 38 के बाद 39 पे आए हैं। जरूरी नहीं है कि 39 के बाद 40 और 40 के बाद 41 पे ही जाएं, क्योंकि हो सकता है कि बीच का कोई आर्टिकल किसी दूसरी कैटेगरी में बिलोंग करता हो। तो मेरी बात याद रखना, आर्टिकल सीक्वेंस में नहीं आएंगे, आर्टिकल अपने कंटेंट, अपने कर्म के अनुसार आर्टिकल कैटेगरीज में लगाए जाएंगे। 38 के बाद यहां पे डायरेक्टली 39 देखने को मिलता है। आर्टिकल 39 बड़ी सिंपल सी बात करता है। आर्टिकल 39 कहता है कि यह सरकार का कर्तव्य है। देखो, जो भी डीपीएसपी में लिखा है वो सब सरकार की ड्यूटीज हैं। तो यह सरकार का कर्तव्य है कि वो लोगों को रोजगार दिलवाएं, वो लोगों को लाइवलीहुड यानी कि जीविका दिलवाएं, ताकि लोग बेरोजगार ना बैठें और लोगों को नौकरियां मिलें। और नौकरियां जब लोगों को मिलें तो अगर सेम पोजीशन है, सेम पोस्ट है, तो वहां पर भेदभाव नहीं करना है कि लड़की को ज्यादा, लड़के को कम सैलरी दे रहे हो। अगर सेम पोस्ट, सेम वर्क एक्सपीरियंस, सब कुछ सेम है, तो यहां पर सरकार को सुनिश्चित करना है कि सबको इक्वल पे यानी कि समान आय मिले। और साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान देना है आर्टिकल 39 में कि जो देश की संपत्ति है, जो देश का वेल्थ है, वो कुछ चंद हाथों में सिमट के ना रह जाए, उसको कमाने का मौका सबके पास बराबर जाए। ठीक है। आर्टिकल 39 के बाद दोस्तों आर्टिकल 39A हमें यहां पर देखने को मिलता है। आर्टिकल 39A क्या बोलता है कि हमें इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड जो है पहुंचवानी है। क्या बोलता है कि यह सरकार की ड्यूटी है कि सरकार जो गरीब लोग हैं उन्हें मुफ्त रूप से, जो गरीब व्यक्ति है ना, उसे मुफ्त रूप से कानूनी सहायता दिलवाई जाए। और जब अगर दोस्तों कोई गरीब व्यक्ति अदालत में किसी केस के संबंध में जाता है तो जज साहब उसको मौका देते हैं कि भाई तुम बताओ, तुम गरीब हो, तुम नहीं कर पाओगे अपना वकील हायर, तो हम तुमको सरकारी वकील दिलवाएंगे और तुम्हें एक पैसा भी खर्च नहीं करना। वो सरकारी वकील तुम्हारी तरफ से केस लड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये जो फैसिलिटी है अदालतों के अंदर, ये इसी डीपीएसपी को सुनिश्चित करवा रही है कि जी हां, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दिलवाई जाए, जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है 39A। आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 दोस्तों ये कहता है कि जो लोग बेरोजगार हैं,
जो लोग बेरोजगार हैं, या जिनकी उम्र ज्यादा है, या जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, या जो किसी वजह से जिनको विकलांगता है, तो ऐसे लोगों को शिक्षा के अवसर यानी कि एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी, काम के अवसर और साथ ही साथ सरकारी सहायता भी जो है इनको दिलवाई जाए। यानी कि यह सरकार की ड्यूटी है कि इस देश में अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, उसको काम नहीं मिल रहा, वो बूढ़ा है, वो बीमार है, तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो उसके जीवन को सरल बनाए, उसको काम दिलवाकर, उसको अच्छी शिक्षा दिलवाकर और उसको अन्य कोई सहायता सरकार की ओर से दिलवाकर। आर्टिकल 42 की ओर दोस्तों जब मैं चलता हूं तो मुझे यहां पर दिखता है कि आर्टिकल 42 कहता है कि यह सरकार का कर्तव्य है, मैं इस लाइन को तो चिपकाऊंगा सबके आगे, कि यह सरकार की ड्यूटी है कि वो मानवीय कार्य स्थितियों को जो है सुनिश्चित करवाएं। यानी कि इसको ह्यूमन नहीं बोलते, इसको ह्यूमेन बोलते हैं, ह्यूमेन वर्किंग कंडीशन। ह्यूमेन वर्किंग कंडीशन मतलब देश में जो काम काज चल रहा है किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे काम ना करवाए जाएं जो इंसानियत के नाते नहीं करवाए जाने चाहिए। मतलब ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, कार्य की परिस्थितियां कुछ इस कदर होनी चाहिए कि वो एक इंसान के गरिमा और एक इंसान की मर्यादा के तहत और इंसान की सक्षमता के तहत वो जो है होना चाहिए। मतलब do not provide such working conditions which are not within the human limit. So if there are some conditions which are beyond the human limit and they cannot be done by a human, so such conditions should not exist. ऐसी अमानवीय परिस्थितियों का ना होना ही सरकार का जो है जिम्मेदारी है कि ऐसी अमानवीय परिस्थितियां देश में ना हो। ठीक है, यह सरकार को सुनिश्चित करना है। और इसी के साथ साथ आर्टिकल 42 में सरकार को मातृत्व राहत यानी कि मैटरनिटी रिलीफ के बारे पर भी ध्यान देना है। यानी कि जो महिलाएं गर्भवती हैं या जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दे दिया है, तो जब वो गर्भवती होती हैं उस टाइम पर उनको कुछ राहत मिलनी चाहिए, जैसे कि काम से छुट्टी, और जब वो अपने बच्चे को डिलीवर कर देती हैं तो उसके भी कुछ समय बाद तक उनको जो है राहत मिलनी चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दोस्तों कितने सिंपल आर्टिकल्स हैं आप देखें। आर्टिकल 43 बड़ी सिंपल सी बात कहता है। आर्टिकल 43 कहता है कि जो श्रमिक हैं, श्रमिक मतलब लेबर, वर्कर, उनको कम से कम इतना वेतन दिलवा दो कि उनका जीवन यापन हो सके। यानी कि कम से कम इतनी उनको दिहाड़ी आप दिलवा दीजिए लेबर को कि उनका जीवन यापन संभव हो सके। और साथ ही साथ कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि भले ही अगर कोई लेबर है परंतु उसके बावजूद भी सांस्कृतिक अवसर यानी कि कल्चरल अपॉर्चुनिटी उसको मिलनी चाहिए। ये दो बातें यहां पर लिखी हुई हैं। उसके बाद आर्टिकल 43A पर अगर हम जाएं तो यहां पर हमें क्या करना है, बड़ा ही खास आर्टिकल है दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि जितने भी उद्योग होते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, इनकी सबसे पावरफुल जगह क्या होती है? कोई भी उद्योग का सबसे पावरफुल जगह होती है वहां का मैनेजमेंट यानी कि वहां का प्रबंधन। तो उस उद्योग में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो भी उस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में, उस उद्योग के प्रबंधन में भाग ले सकते हैं। क्योंकि समझो ये आर्टिकल बहुत ही डीप है, बहुत गहरा है। इस देश के उद्योगों की प्रगति तभी होगी जब इस देश में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जब वो अपना मन लगा के उस काम को अपना समझ के करेंगे। तो आप खुद सोच के देखिए,
अगर आपकी कोई कंपनी है और वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को आप ऐसा महसूस करवाते हो कि वो भी कल को आके मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी अपनी राय, अपने सुझाव मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं, तब वो कर्मचारी आपकी कंपनी को, आपका नहीं, वो आपकी कंपनी को अपना समझ के एक मेहनत और एक लगन के साथ काम करेंगे। और उसी परिस्थिति में हमको इकोनॉमिक ग्रोथ अर्थात आर्थिक वृद्धि देखने को मिलेगी, और वो भी बहुत कम समय के अंदर। तो ये बहुत ही खास दोस्तों जो है आर्टिकल है, आर्टिकल 43A। इसके साथ दोस्तों एक आखिरी आर्टिकल और है, आर्टिकल 47, जो कि पहली वाली सामाजिक कैटेगरी में, सोशलिस्टिक कैटेगरी में आता है, और यह है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि यह सरकार का कर्तव्य बनता है, हर आर्टिकल के आगे आपको भी ये आदत बनानी है कि अगर डीपीएसपी समझना है तो हर आर्टिकल के आगे अपने नोट्स में, अपने रजिस्टर में ये लिख दो कि ये सरकार की ड्यूटी है कि और फिर आर्टिकल आ जाएगा कि उनको यह सुनिश्चित करना है कि देश में न्यूट्रिशन लेवल यानी कि पोषण स्तर बना रहे, देश में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यानी कि जीवन स्तर, उसको भी जितना हो सके बढ़ाया जाए, और देश में जो पब्लिक हेल्थ है यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, उसको भी जितना हो सके तो बढ़ाया जाए। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि न्यूट्रिशन लेवल, अगर पोषण स्तर देश में अच्छा रहेगा तो जो आने वाली पीढ़ी है वो कम बीमार पड़ेगी। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि जीवन का स्तर क्यों बढ़ाना है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगी घड़ी, ये नहीं होता। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि कोई फैमिली अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा सके तो उस फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि जीवन स्तर अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगर सरकार लोगों को पर्याप्त रोजगार देगी तो वो लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा सकेंगे, या फिर कहें कि उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जरूरी थोड़ी ना है कि आप किसी को अच्छा पोषण स्तर दो तो वो बीमार पड़े ही ना, बीमारी तो आती ही आती है किसी ना किसी तरीके से। तो जब बीमारी आए तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की आधारभूत संरचना इतनी सशक्त, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसमें जो पब्लिक हेल्थ वाला सेक्टर है यानी कि जो सरकारी अस्पताल वाला जो क्षेत्र है वो इतना बेहतरीन होना चाहिए कि लोगों को मोटा पैसा खर्च करने की जरूरत ना पड़े और कम पैसे में उनका अच्छा इलाज हो जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 47, तो एक बार देख लें हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े। सबसे पहले हमने 38 उठाया, 38 के बाद 39। ठीक है, 39 के बाद 39A, 40 इस कैटेगरी में नहीं आता, पहली वाली कैटेगरी में हटा दिया, सीधे 41, 42, 43, 43A आया, और फिर उसके बाद 43A के बाद सीधे कौन सा आया, 47 आया। एक बार रिवाइज करें, 38 आया, 39 आया, 39 के बाद 39A आया, 40 नहीं आया इस फर्स्ट कैटेगरी में, 41 आया, 42 आया, 43 आया, और 43 के बाद सीधे 43 आया, 43A भी आया, और उसके बाद सीधे 47 आया, यानी कि 44, 45 और 46 इस वाली कैटेगरी में नहीं आते। ओके तो जब आप अपनी फर्स्ट कैटेगरी पूरी कर लेना दोस्तों, तो उसमें लास्ट में ऐसे आप लिख देना कि साहब कौन कौन से आर्टिकल इसमें आए थे। तो हमने 38 पढ़ा, हमने 39 पढ़ा, हमने 39A पढ़ा, 40 नहीं आया, 41 पढ़ा, 42 पढ़ा, 43 पढ़ा, 43A पढ़ा, 47 पढ़ा। जब आप अपने हाथों से इस कदर लिख देंगे तो आपके दिमाग में बेहतर तरीके से वो चीज चिपक जाएगी। उसके बाद दोस्तों अब हम दूसरी कैटेगरी पर चलते हैं, इसको कहा जाता है गांधीवादी यानी कि गांधीयन प्रिंसिपल। जो फर्स्ट वाली कैटेगरी थी उसमें कौन से डीपीएसपी आएंगे, जिनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण यानी कि पब्लिक वेलफेयर करना है, और इस वाली कैटेगरी में कौन से डीपीएसपी आएंगे, जो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी की विचारधारा को रिफ्लेक्ट करेंगे, उसको दर्शाएंगे, वो डीपीएसपी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है जैसे कि
याद करो, महात्मा गांधी जी का एक बड़ा ही फेमस सा नारा था। आज के टाइम पे जो हम पंचायती राज की बात करते हैं, ये पंचायती राज का कॉन्सेप्ट, इस पंचायती राज को बढ़ावा देने के लिए किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। तो इस कैटेगरी में हमको कोई ना कोई ऐसा आर्टिकल जरूर मिलने वाला है जहां पर स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस या फिर कहें कि ग्रामीण स्तर पर शासन की बात होने वाली है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 40 की। आर्टिकल 40 ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं था दोस्तों, देखो यहां पर आ गया। ओके, तो आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 कहता है कि गांव में ग्राम पंचायत बनाओ और स्थानीय स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की नींव रखो। तो वही तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, गांधी विचारधारा वाली कैटेगरी है, तो इसमें सबसे पहली चीज आर्टिकल 40 में वही आती है कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वो गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत बनाए, और अगर ग्राम पंचायत बन गई तो वो गांव जो है ना वो अपना खुद का शासन चला लेगा। इसीलिए कहते हैं लोकल लेवल पर सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्तर पर स्वशासन, कि हमने लोकल लेवल पर अपना शासन खुद ही संभाल लिया। किसकी मदद से? ग्राम पंचायत की मदद से। तो ये आर्टिकल 40 हो गया कि ग्राम पंचायत बन जाए प्रॉपर, ये सरकार को सुनिश्चित करना है, ये सरकार की ड्यूटी है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर एक और आर्टिकल जो है हमको देखने को मिलता है, और ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 43 है। ठीक है, अब क्या मुझे आर्टिकल 43 ऊपर देखने को मिला था? जी हां, मुझे 43 और 43A दोनों ऊपर देखने को मिले थे। अब यहां पर 43A, मुझे यहां पर अब 43A तो नहीं दिख रहा, मुझे 43 जरूर दिख रहा है। तो 43 आर्टिकल रिपीट हो रहा है साहब। ठीक है, यहां पर 43 क्या कह रहा है? यहां पर 43 कह रहा है कि हमको कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। कहां पर? ग्रामीण स्तर पर। अब एक चीज दोस्तों मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं कि फर्स्ट वाली कैटेगरी में जब आपने आर्टिकल 43 पढ़ा था तो वो कुछ और बात कह रहा था, आपका यहां पर कंफ्यूजन आ गया कि बोले जब सिर्फ कैटेगरी नंबर 1 में आर्टिकल 43 तो ये कह रहा था कि जो श्रमिक होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको कम से कम इतनी सैलरी दिलवा दो कि उनका जीवन यापन हो सके, और जो श्रमिक होते हैं उनको कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, सांस्कृतिक अवसर भी दिलवाओ। और लेकिन यही सेम आर्टिकल 43 इस वाली कैटेगरी में तो कुछ और कह रहा है। ये कह रहा है कि जो गांव होते हैं ना, गांव, ग्रामीण इलाके, रूरल एरियाज, वहां पर कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कि कुटीर उद्योग बनवाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये दोनों बात तो साहब अलग अलग हैं, लेकिन आर्टिकल का नंबर तो सेम है। तो क्या सर सेम आर्टिकल जब अलग अलग कैटेगरी में जाता है तो उसका मतलब बदल जाता है क्या? देखो नहीं बदलता है। सुनो मेरी बात, ध्यान पूर्वक सुनना। ठीक है, आर्टिकल 43 मान के चलो ये आर्टिकल 43 है और ये 2 लाइन में 2 बातों को कह रहा है। आर्टिकल 43 2 लाइन में 2 बातों को कह रहा है। तो जो पहली वाली बात है वो कैटेगरी नंबर 1 यानी कि समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट से मैच होती है, और जो दूसरी वाली लाइन में जो बात लिखी हुई है वो गांधीयन प्रिंसिपल यानी कि गांधीवादी विचारधारा से यानी कि कैटेगरी नंबर 2 से मैच होती है। तो आप समझ रहे हैं कि एक ही आर्टिकल के अंदर कभी कभार एक से ज्यादा बातें लिखी होती हैं और हर बात अलग अलग कैटेगरी में अपना स्थान सुनिश्चित करती है। तो आई होप कि यह चीज आपको क्लियर हो गई है कि अगर तीनों कैटेगरी में से कोई भी आर्टिकल कॉमन है या रिपीट हो रहा है तो वो ऐसा आर्टिकल होगा जिसमें एक से ज्यादा बातें लिखी हैं। तो उसकी एक बात एक कैटेगरी में आ रही है और उसकी दूसरी बात दूसरी कैटेगरी में आ रही है। बस इतना मुझे आपको समझाना था। ठीक है, तो यहां पर हमने आर्टिकल 43 देख लिया कि ये ग्रामीण इलाकों में कुटीर उद्योग अर्थात कॉटेज इंडस्ट्रीज स्थापना करवाने की बात करवा रहा है। यह सरकार का कर्तव्य है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आर्टिकल 43 बी हमको पढ़ने को मिल रहा है। आर्टिकल 43 बी क्या कह रहा है? आर्टिकल 43 बी सहकारी समितियों की यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर रहा है। यह एक बार प्रश्न बन चुका है प्रीवियस ईयर में कि सहकारी समितियों का गठन यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फॉर्मेशन करवाना यह सरकार की
कौन सी डीपीएसपी में लिखा है? यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन करवाना, सहकारी समितियों का गठन करवाना, ये किस डीपीएसपी में लिखा है? तो आर्टिकल 43 बी वाली डीपीएसपी में ये लिखा है। ठीक है। अच्छा, सहकारी समिति आप लोग जानते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक साथ मिलकर अपने काम को आसान बनाते हैं। जैसे सबसे हमेशा मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि गोकुल धाम के सारे लोग मिलकर आपस में भिड़े के पास अपना चेक का पैसा कलेक्ट करते हैं और उस चेक के टोटल अमाउंट से, जब सबका अमाउंट कलेक्ट हो जाता है तो उस टोटल अमाउंट से पूरी सोसाइटी का भला जो है किया जाता है। तो ऐसी ही सोसाइटी को हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं और इसीलिए वहां पर लिखा होता है गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। तो ऐसी सोसाइटीज जितनी ज्यादा बनेंगी उतना ज्यादा लोग अपना ही ध्यान अपने ही दम पर रख पाएंगे। इतना दोस्तों आप सभी को क्लियर हुआ। उसके बाद आर्टिकल 46 है। आर्टिकल 46 बड़ी ही सिंपल सी बात कहता है कि एससी, एसटी और जो अन्य कमजोर वर्ग हैं, यानी कि आप ओबीसी यहां पर मान सकते हैं। तो एससी, एसटी, ओबीसी और यहां पर कमजोर वर्ग में अब तो ईडब्ल्यूएस भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जातिगत रूप से कमजोर नहीं है, ये आर्थिक रूप से कमजोर है और ये जातिगत रूप से कमजोर है। तो यहां पर इन चारों को शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, इन दोनों ही चीज में हमें इन चारों को मजबूत बनाना है। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को हमको एजुकेशन के सेक्टर में भी मजबूत करना है, इसीलिए इन चारों कैटेगरी को शिक्षा में आरक्षण मिलता है। और साथ ही साथ चूंकि इनको शिक्षा में आरक्षण मिलता है तो भविष्य में अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे तो इनका आर्थिक सुधार भी हो जाएगा। तो दोनों ही चीजें यहां से जो है हमारी पूरी हो जाएंगी और ये करवाना सरकार का कर्तव्य है। उसके बाद गांधीवादी कैटेगरी में एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 47, जहां पर साफ साफ कहा गया है कि ऐसा कोई भी हानिकारक नशीला पदार्थ, चाहे वो दारू हो, कुछ भी हो या कोई भी अन्य नशीला पदार्थ हो, तो ऐसी चीजों को हमें क्या करना है, ऐसी चीजों पर हमको रोक लगानी है। हमको रोक नहीं लगानी है, ये सरकार का कर्तव्य है कि कोई भी नशीली चीज जो मार्केट में लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर रही है तो ऐसी हर उस चीज पर प्रतिबंध लगाना ये सरकार का कर्तव्य है। इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन चूंकि डीपीएसपी है तो ये गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिसिएबल है, तो कंप्लीटली सरकार की मर्जी है कि वो इस काम को करें या ना करें। उसके बाद आर्टिकल 48 को आप यहां पर देखोगे। आर्टिकल 48 ये कहता है कि गाय, है ना, गाय और अन्य उपयोगी पशु, जैसे गाय बहुत ही उपयोगी पशु है, हमको वहां से डेयरी का आइटम मिलता है। गाय की तरह दूसरे भी अन्य पशु हैं, है ना, तो गाय है, भैंस है, तो हमें इनकी हत्या पर, इनके स्लॉटर पर रोक लगाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए आप देखते हो कि गौ हत्या का कोई भी केस आता है तो सरकार काफी कड़े कदम जो है उस पर उठाती है और ये सरकार की क्योंकि एक ड्यूटी है, ये सरकार का कर्तव्य है कि अगर आप ऐसे जानवरों को भी मारोगे जो आपके काम के हैं तो फिर तो आप छोड़ोगे किसे। तो इसीलिए गाय, भैंस या अन्य कोई उपयोगी पशु तो हमें उसको मारना नहीं है, उसकी हत्या नहीं करनी है, यह सुनिश्चित करना किसका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है। आर्टिकल 48। ओके, अब हम दोस्तों आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी पर। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? लिबरल यानी कि उदार, इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल यानी कि उदार बौद्धिक सिद्धांत। अब समझ लो कि इस कैटेगरी का मतलब क्या है। इस कैटेगरी का मतलब जो है आप समझिए, यानी कि इस कैटेगरी में ऐसे डीपीएसपी की बात होगी जो इस देश के नागरिकों को अधिकार दिलवाते हैं। समझना मेरी बात को। उदारता यानी कि लिबरलिज्म का मतलब ही होता है जो आपको स्वतंत्रता का एहसास करवाए, और इंटेलेक्चुअल का यानी कि बौद्धिक का मतलब होता है जहां पर बुद्धि से संबंधित कुछ बात हो,
तो ये इस कैटेगरी के अंदर वो डीपीएसपी आएंगे जो इस देश के नागरिकों को स्वतंत्रता का एहसास करवाते हैं या इस देश के नागरिकों को कुछ ना कुछ अधिकार दिलवाते हैं या फिर इस देश के नागरिकों को उनके कर्तव्यों का एहसास करवाते हैं। तीनों चीजें हैं, या तो वो इस देश के नागरिकों को फ्रीडम का एहसास, स्वतंत्रता का एहसास करवाते हैं, या फिर वो इस देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दिलवाने की बात करते हैं, या फिर वो डीपीएसपी जो इस देश के नागरिकों को उनकी ड्यूटीज, उनके कर्तव्य याद दिलवाने में मदद करते हैं। तो ये जो मैंने एक इजी वर्ड में जो स्टेटमेंट बोली है ना, इसको आप चाहो तो रिपीट करके सुन लेना, अपने रजिस्टर में, अब नोट्स में लिख लेना। ये कंप्लीटली दोस्तों आपकी गलती होगी कि जब 10 महीने के बाद ये क्रांति 2.0 बैच समाप्त होगा, तब आपको कहीं रिग्रेट ना हो दोस्तों कि मौका था, समय था, एक टीचर पढ़ा रहा था, लिखने को कह रहा था, लिखने का बहुत समय भी था और काम पूरा फ्री में चल रहा था, लेकिन हमने फिर भी मौके का उपयोग नहीं किया। तो वो रिग्रेट ना हो जाए कहीं आपको, तो उसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों ये तीसरी कैटेगरी में जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 44, ये क्या कहता है? ये कहता है, ये किस चीज की, ये बहुत ही बहुमूल्य फैक्ट है दोस्तों, ये समान नागरिक संहिता की बात करता है, यानी कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अर्थात मतलब क्या हुआ समझे, कि इस देश के जितने भी लोग हैं उन सभी के ऊपर एक जैसे ही कानून लागू होंगे, किसी के भी अपने पर्सनल कानून का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। यानी कि इस देश में जो होगा, जैसा होगा, सबके साथ एक जैसा होगा। यहां पर एक शब्द आता है यूनिफॉर्म। हम लोग अपने स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, क्यों पहन के जाते थे? ताकि हम सब एक जैसे दिखें। वहां पर यह क्यों नहीं कहा जाता था तुम ये पहन लो, तुम ये पहन लो, वरना फिर सब लोग एक अलग अलग दिखेंगे, और जब सब लोग अलग अलग दिखेंगे तो वहां पर इनइक्वालिटीज यानी कि असमानताएं भी आ जाएंगी। तो उसका मतलब ही यूनिफॉर्म था, यानी कि ऐसे वस्त्र जो हम सबको एक जैसा दिखाएं। तो सेम तरीके से यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसे मापदंडों की, ऐसे मेजर्स की, ऐसे कानूनों की बात करता है जो इस देश के हर नागरिक पर इक्वल यानी कि बिल्कुल बराबर लागू होंगे। इतनी चीज क्लियर हुई? तो ये यूसीसी का जो फैक्ट है ना, इसका आर्टिकल वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा। और याद रखना इसीलिए दोस्तों इजी है, मैं आपको बताता हूं कैसे। आर्टिकल 36 से लेकर 51, इस सारी संख्याओं के बीच में एक ऐसा नंबर बताओ जहां पर दोनों अंक बराबर हो। 36, 37, 38, 39, 40 दोनों अंक अलग हैं। 41, 42, 43, 44। हां, इस पूरी रेंज में केवल एक ही आर्टिकल या एक ही डिजिट ऐसा है जहां पर दोनों अंक कैसे हैं? बराबर। और जहां पर दोनों चीजें सेम होती हैं उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। तो आपको कभी रटने की जरूरत ही नहीं है, इस ट्रिक को आपने दिमाग में बिठा लिया। ये ट्रिक ही ऐसी है कि आप कभी जीवन में भूलोगे ही नहीं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सर ने बताया था दोनों अंक सेम होने चाहिए, 36 से लेके 51। अब आप कहो सर ऐसे तो एग्जाम में 33 भी आ सकता है, 55 भी आ सकता है, यहां पर भी तो अंक सेम है। तो भैया ये तो बहुत मूर्खता की बात है कि डीपीएसपी खुद ही आता है यहां से यहां तक, तो इसको मानी काय को रहे हो दोनों को। इस दायरे की बात करो तो उसमें तो एक ही आता है, 44 हो जाएगा आराम से। चलो, तो ये ट्रिक हमने आपको बता दी है, इससे आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। उसके बाद आर्टिकल 45 पर दोस्तों जब हम चलते हैं तो आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है कि आपको देखो दोस्तों, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A पढ़ा था। आर्टिकल 21A क्या कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। और ये दोस्तों हमारा फंडामेंटल राइट है। ये क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट। और इसीलिए हमने इसको क्या कहा था? राइट टू एजुकेशन। क्या कहा था? राइट
टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। कितनी उम्र के बच्चों को? 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को। एक बार बच्चा 14 साल से बड़ा हुआ तो फिर ये फंडामेंटल राइट खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद आपको अपना खुद का देखना है। और जब बच्चा 6 साल से छोटा है तो भी फिर उसका ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो यहां पर मुद्दा ये आता है कि क्या बच्चे को पढ़ने का जो मौलिक अधिकार है क्या वो 6 साल की उम्र से ही शुरू होगा? लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि पढ़ाई सीधे 6 साल की उम्र से शुरू हो। पढ़ाई तो लगभग 3-3.5 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, 4 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। तो 6 साल के पहले भी तो 2-2.5 साल है ना। तो क्या उस उम्र में हमारे पास मौलिक अधिकार नहीं है पढ़ाई करने का? जी नहीं, मौलिक अधिकार तो नहीं है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट केवल इस दायरे में है। तो 6 साल से पहले की जो उम्र है उसमें क्या होगा? तो वो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन वो डीपीएसपी है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, सॉरी, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डीपीएसपी है। और ध्यान से सुनो, आर्टिकल 45 कहता है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जब बच्चा 6 साल से कम उम्र का होता है तो उसे अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी कि उसको पूर्व बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करवाई जाए। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार बच्चा अगर 6 साल से छोटा है तो उसकी एजुकेशन के लिए सरकार कुछ ना कुछ करे। तो यह सरकार की जिम्मेदारी बना दी है, उसको डीपीएसपी में डाल दिया है, फंडामेंटल राइट में नहीं डाला है। ठीक है। आर्टिकल 48 की दोस्तों जब मैं आपसे बात करता हूं तो आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है कि जो एग्रीकल्चर है यानी कि जो कृषि है और जो एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन है, ये दोनों ही चीज हमारे देश को आगे बढ़ाती हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड कंट्री है। तो यहां पर कृषि और पशुपालन तो बहुत ज्यादा होता ही है। तो इन दोनों चीजों को समय के साथ जितना ज्यादा आधुनिक बनाया जा सके और जितना ज्यादा साइंस का उपयोग इसमें किया जा सके, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, तभी हमारे देश में कृषि और पशुपालन दोनों ही अच्छा हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 48A यह भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यह किस चीज की बात करता है? यह बात करता है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पर्यावरण और आपके फॉरेस्ट और आपके वन्यजीव, इन सब की वो क्या करे? सुरक्षा करे और इन सब के अंदर सुधार करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, आर्टिकल 48A। तो बेसिकली जो आर्टिकल 48A है वो पर्यावरण, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने और उसको सुधारने से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 49 की मैं आपसे बात करूंगा। आर्टिकल 49 में यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी जो है कला स्थल हैं, वास्तुकलाएं हैं, मंदिर हैं, महल हैं, मस्जिद हैं, तो उनको सुरक्षा करे, यह सरकार का काम है। ठीक है। या फिर ऐसी कोई भी चीज जो ऐतिहासिक रूप से जरूरी है, मान के चलिए सांची स्तूप, और सांची स्तूप में अगर मौसम की वजह से कुछ टूट फूट हो रही है और वो बिल्कुल खतरे की घंटी बज रही है कि हो सकता है कभी भी गिर जाए, तो ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो सुनिश्चित करें कि उसकी सही समय पर मरम्मत करवा दी जाए। इतना क्लियर हो गया आपको सभी को? वरना हमारा ऐतिहासिक जो धरोहर है, जो हमारा हेरिटेज है, उस पर आंच आ जाएगी। ठीक है साहब, चलो। उसके बाद आर्टिकल 50 की दोस्तों में बात करता हूं। आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 कहता है कि हमको सरकारी कामकाजों में सरकारी कामकाज, ठीक तो है, सरकारी कामकाजों में हमको न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखना है। कार्यपालिका को अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव कहते हैं, यानी कि कानून लागू करने वाले लोग। कानून लागू करने वाले लोग मतलब सेंट्रल लेवल पर पीएम और उनके चेले चपाटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और स्टेट लेवल पर सीएम और उनके चेले चपाटे यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। तो कानून लागू करने वाले लोग, शॉर्ट में हम इनको क्या कहते हैं? शॉर्ट में हम इनको कहते हैं नेता। और जुडिशरी यानी कि जजेस।
तो नेताओं को और जजेस को हमको दूर से दूर रखना है, दोनों को एक दूसरे के काम में इंटरफियर करने से बचाना है। ठीक है, आर्टिकल 51 जो कि आखिरी आर्टिकल है, यह दोस्तों बात करता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुख शांति बनाए रखें। ठीक है, ताकि देश का नाम खराब ना हो। देश के जो दूसरे देशों के साथ सम्माननीय रिश्ते हैं, जो ऑनरेबल रिलेशंस हैं, उनको कृपया करके सरकार खराब ना करे। जैसे कि मान के चलिए कि अगर वर्तमान में भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो भविष्य में कल को कोई ऐसी सरकार ना आ जाए जो इन अच्छे रिश्तों को खराब कर दे। ठीक है, और साथ ही सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करें, इंटरनेशनल लॉ को रेस्पेक्ट करें, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर 2 या 3 या कुछ ज्यादा देशों के बीच में कोई संधि हुई है, कोई ट्रीटी हुई है, तो उसका भी बाकायदा सम्मान किया जाए। तो दोस्तों, मैं चाहता तो आपको बहुत तेज रफ्तार से भी सारे डीपीएसपी के आर्टिकल्स पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने समय लेकर आराम से समझाने पर जोर ज्यादा दिया है, क्योंकि जितना बेहतर मैं समय लेकर आपको समझाऊंगा उतना बेहतर आप उसको दिमाग में याद कर पाएंगे। और एक बात तो पक्की है कि आर्टिकल 44 तो आप जीवन में कभी नहीं भूलने वाले, और उसके अंदर यूसीसी की जो बात लिखी है वो भी आप कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, ये भी हो गया हमारा काम। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के अंदर जो हमारे तगड़े फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। आपसे वो सिंपल ये पूछेगा कि जो 42वां नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, कब हुआ? 1976 में। तो इसमें कितने डीपीएसपी नए जोड़े गए? तो आंसर कितना है साहब? 4 डीपीएसपी नए जोड़े गए। नाम रट लेते हैं अपन, अंदर का माल पढ़ लिया है, केवल नंबर हमको रट लेना है। ठीक है, 42 अमेंडमेंट में कितने नए डीपीएसपी जोड़े गए? तो एक 39 वाला, 39A, 43A और 48A। ठीक है, क्लियर हुआ? बेसिकली जो 39 वाला है इसमें बदलाव किए गए, और ये जिसमें आपको ए दिख रहा है उनको नया जोड़ा गया है। ठीक है, जिस भी चीज के आगे अल्फाबेट कैपिटल में होता है मतलब उसको बाद में अलग से जोड़ा गया है, इस बात को याद रखना है। खैर, आपको बस इतना बोलना है कि 42 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ 1976 में, उससे कौन से 4 जो आर्टिकल्स हैं या फिर कहें कि 4 डीपीएसपी हैं उनको ऐड किया गया। तो 39, उसके बाद 39A, 43A और 48A। एक बार फिर से बोलें, 39, 39A, 43A और 48A, ये 4 है। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा वो हमसे पूछेगा, वो हमको नीचे 4 आर्टिकल्स के मतलब ऑप्शंस में नाम दे देगा, वो हमको 4 आर्टिकल्स के, और उनमें से एक आर्टिकल सही वाला होगा, और फिर वो हमसे पूछेगा कि साहब आप बताओ कि इनमें से वो कौन सा आर्टिकल है जिसको 42 यानी कि 42 नंबर के अमेंडमेंट से जो है जोड़ा गया। तो इन चारों में से एक ऑप्शन वहां पर आपको नजर आएगा, तो या तो वो 39 होगा, या 39A होगा, 43A होगा, या 48A होगा। आपको बस चुपचाप उसको टिक कर देना है। अब अगला जो अमेंडमेंट की बात हो रही है वो कौन सा है? 44। इस वाले संशोधन को तो हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट हुआ था ना साहब 1978 में 44 नंबर का, इसके तहत बहुत सारे जो है बदलाव किए गए थे। एक जस्ट अ सेकंड, एक कॉल आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, जस्ट अ सेकंड। तो हाँ, तो जो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कह रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है अमेंडमेंट्स किए गए। अरे यार सॉरी, अगर आपने लिखा नहीं है तो जस्ट मैं जल्दबाजी मुझसे मिस हो गया। 44 नहीं, मुझे यहां पर ये बताना, मुझे लगा कि मैंने उसको नीचे नहीं किया है। ये जो आपको दिख रहा है ना 42nd, ये वाला जो अमेंडमेंट है 42nd, इसे आपका लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और वो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस अमेंडमेंट के चलते, इस संशोधन के चलते संविधान में इतने बदलाव किए गए कि उन बदलावों को अगर हम इकट्ठा एक साइड में रख देना तो वो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक लघु संविधान जैसा वो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये 42 नंबर का हमने कर लिया। हाँ, अब हमको स्टार्ट करना है कौन सा? 44 वाला।
44 वाला। तो 44वां नंबर का अमेंडमेंट जो कि कब आया, 2 साल बाद 1978 में, और 42 वाला 1976 में आया था। तो इस अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल जो है यहां पर जोड़ा गया डीपीएसपी के अंदर, तो ये है दोस्तों आर्टिकल 38। ठीक है, वापस रिपीट करें, जो 42 नंबर का 42 नंबर का अमेंडमेंट है उसने 39, 39A, 43A और 48A, और जो 44वां नंबर का अमेंडमेंट है 1978 में जो आया है, अब चूंकि अमेंडमेंट भी 1978 में आया है तो डीपीएसपी के लास्ट का नंबर भी कौन सा है, 38 है। याद रख पाएंगे 38 है ना। अच्छा, उसके बाद यहां पर दोस्तों एक और हमारा अमेंडमेंट है, कौन से नंबर का, 86 यानी कि 86 नंबर का अमेंडमेंट है, जो कि कब आया था, 2002 में आया। इसने कौन सा डीपीएसपी जोड़ा, इसने बेसिकली डीपीएसपी जोड़ा नहीं, इसने जो आर्टिकल 45 है ना साहब, उसमें इसने क्या करे, बदलाव कर दिए, क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए। और उसके बाद ही तो ये कहा गया कि जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखना ये सरकार की ड्यूटी है। 6 साल से 14 साल तक माना कि वो मौलिक अधिकार है, परंतु जो बच्चा 6 साल से कम उम्र का है उसके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ उसकी शिक्षा के लिए करना है, ये सरकार की ड्यूटी है। और ये जो 6 साल से कम वाली जो बात जोड़ी गई है, ये कौन से अमेंडमेंट से जोड़ी गई है, ये 86 नंबर का अमेंडमेंट जो कि कब आया था, 2002 में आया था। और इसने आर्टिकल 45 के अंदर बदलाव कर दिया और ये 6 साल वाली बात जो है इसमें दोस्तों जोड़ दी गई। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक और अमेंडमेंट देख लेते हैं, ये कौन से नंबर का है, ये 97 नंबर का अमेंडमेंट है। और ये 97 नंबर का अमेंडमेंट कब आया था, ये 2011 में जो है दोस्तों आया था। इसने कौन सा डीपीएसपी जोड़ा, इसने आर्टिकल 43B जोड़ा दोस्तों। इसने कौन सा डीपीएसपी जोड़ा, इसने आर्टिकल 43B जोड़ा। तो हमने कौन कौन से अमेंडमेंट देख लिए, 42 नंबर का अमेंडमेंट जो कि 1976 में आया, हमने 44 नंबर का अमेंडमेंट देखा जो कि 1978 में आया, हमने 86वें नंबर का अमेंडमेंट देखा जो कि 2002 में आया, और फाइनली हमने 97 नंबर का अमेंडमेंट देखा जो कि 2011 में आया। और कौन कौन से डीपीएसपी के आर्टिकल जोड़े गए, तो यहां पर आपका 39, 39A, 43A और 48A। और यहां पर कौन से जोड़े गए, यहां पर हमने बताया था लास्ट में 8 है तो यहां पर 38 था, और इस वाले में तो आर्टिकल 45 में चेंजेस किए गए थे और वो 6 साल से कम उम्र वाली बात जो है ऐड करी गई थी। और ये जो 97 नंबर का अमेंडमेंट है 2011 में आया, यहां पर आर्टिकल 43B को जोड़ दिया गया। इतना क्लियर हो गया दोस्तों आप सभी को। चलिए, तो ये हमने आर्टिकल्स की पूरी कहानी को जो है दोस्तों समेट लिया है। अब यहां पर अगली जो बात कही गई है वो क्या कही गई है, सैंक्शन बिहाइंड डीपीएसपी, यानी कि निदेशक सिद्धांतों के पीछे का आधार। चलो ठीक है, अभी हम बात करते हैं। देखो संविधान के जो सलाहकार थे, जब मैंने आपको संविधान सभा का टॉपिक पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर यानी कि संविधान सलाहकार का नाम क्या था, BN राव, है ना। और जिसके दिमाग में सबसे पहली बार संविधान सभा का आइडिया आया था वो थे MN रॉय। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो डीपीएसपी तो क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव रेकमेंडेड डिवाइडिंग राइट्स इनटू जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल। मतलब इन्होंने क्या कहा कि डीपीएसपी का कुछ हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो जस्टिसिएबल होना चाहिए यानी कि न्यायोचित, और डीपीएसपी का कुछ हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन जस्टिसिएबल अर्थात गैर न्यायोचित होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसीलिए कहा था कि आप पिछला वाला जो लेक्चर नंबर 11 है वो आप देखकर आइए, तभी आपको इस बात का जवाब मिलेगा कि डीपीएसपी को आखिरकार नॉन जस्टिसिएबल यानी कि गैर न्यायोचित क्यों बनाया गया, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा बोर्ड पर लिख के वो समझाया था, तो मैं वापस से उस पर समय जो है खर्च नहीं करूंगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा
तो बेसिकली अब यहां पर जो बीएन राव जी की बात है उसको हम यहां पर बताएं। जैसे मैंने अभी कहा ना कि बीएन राव जी ने कहा कि डीपीएसपी के कुछ बातों को जस्टिसेबल बना दो और कुछ को नॉन जस्टिसेबल बना दो। बेसिकली एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। बीएन राव ने बेसिकली क्या कहा कि ध्यान सुनना, बीएन राव ने कहा कि मान के चलो टोटल 100 अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? 100 अधिकार हैं, और ये 100 अधिकार इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को दिए जाएंगे। सीधी की से बात है। लेकिन फिर बीएन राव ने कहा कि इन 100 अधिकारों में से कुछ अधिकार ऐसे होने चाहिए जो हमको अनिवार्य रूप से देने ही देने हैं, यानी कि जस्टिसिएबल, न्यायोचित। और इन 100 अधिकारों में से कुछ अधिकार ऐसे होने चाहिए जो दिया तो ठीक, ना दिया तो ठीक, यानी कि नॉन जस्टिसिएबल अर्थात गैर न्यायोचित होने चाहिए। और बीएन राव जी की इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ऐसे अधिकार जो कंपलसरी रूप से दिए जाएंगे, जो अनिवार्य रूप से दिए जाएंगे, उनको कहा गया फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। और बीएन राव जी की ही सलाह पर ऐसे अधिकार जिनको देना कंपलसरी नहीं है, ऐसे अधिकार जिनको देना कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, दिया तो ठीक, ना दिया तो ठीक, तो ऐसे अधिकारों को क्या कहा गया? डीपीएसपी। और इन्हें रखा गया भाग नंबर 4 में और इनको रखा गया भाग नंबर 3 में। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का ये जो अलग अलग बंटवारा हुआ है किसके कहने पर हुआ है? बीएन राव के कहने पर हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और कुछ यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है बता दूं, और कुछ मैं यहां पर आपको इंपॉर्टेंट बता दूं। मैं आपको यह बता दूं यहां पर कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने डीपीएसपी के बारे में क्या कहा। कल तो मैंने आपको बताया ही था कि उन्होंने कहा था आदर्श विशेषताएं, डीपीएसपी को आदर्श विशेषताएं यानी कि नॉवल फीचर्स किसने कहा था? बी आर अंबेडकर जी ने। लेकिन यहां पर अलग बात हो रही है। इन्होंने कहा कि एक लोकप्रिय सरकार यानी कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट डीपीएसपी को इग्नोर नहीं कर सकती नीतियां बनाते वक्त। बिल्कुल सही बात तो है। बी आर अंबेडकर जी ने क्लियरली कह दिया कि अगर कोई बड़ी ही लोकप्रिय सरकार है जिसको जनता ने बड़ा ही चुनकर जो है बनाया है, जनता ने बहुत पसंद करके बनाया है, और ऐसी सरकार जिसको जनता इतना पसंद कर रही है, तो ऐसी सरकार जब अपनी पॉलिसीज बनाएगी और उस टाइम पर वो डीपीएसपी में लिखी बातों को नजरअंदाज करेगी तो उसका बहुत ही बुरा हश्र होगा, और कोई भी सरकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी नहीं। तो इसीलिए कोई भी बड़ी फेमस गवर्नमेंट है जो कि वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज बनाएगी उन सारी पॉलिसीज में वो डीपीएसपी को बाकायदा ध्यान रखेंगे। बट वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि लोकतंत्र का यह नियम है कि सरकार बदलती रहनी चाहिए। अगर बहुत ही लंबे स्तर पर एक ही सरकार चलेगी तो एक टाइम के बाद वो गवर्नमेंट ये मान लेती है कि जनता तो हमें ही चुनती है, तो भले ही अगर हम वैकेंसी दें, बेरोजगारी हटाएं, नहीं हटाएं, एग्जाम में फ्रॉड को हटाएं, नहीं हटाएं, जीतने तो हम ही हैं। तो बहुत लंबे समय तक एक सरकार को चुनने से लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है, जहां पर नागरिक शक्तिशाली होता है, वो नागरिक अपने आप को खत्म कर लेता है, अपनी शक्तियों को वो क्या कर देता है? खत्म कर देता है। सही है कि नहीं बात? चलो, उसके बाद दोस्तों यहां पर एक बात और कही जा रही है। यहां पर हमको एक स्टेटमेंट और याद रखनी है। कौन सी स्टेटमेंट है? ये किसने कही है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, आप बताइएगा मुझे, कमेंट सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो संविधान सभा में मैंने जो आपको ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति पढ़ाई थी, क्या उसमें ये थे या नहीं थे? मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया था। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको आंसर पता ही चल गया होगा, तो आपको बस कमेंट सेक्शन में, चलो छोड़ो, आप मत बताना, कोई बात नहीं, अपने मन में जवाब दे लो, हाँ या ना में। ठीक है, मेरी हंसी से आप जवाब समझ गए होंगे कि ट्रिक से याद करवाया है तो रही होंगे तभी याद करवाया है।
अच्छा, तो इन्होंने कहा क्या था डीपीएसपी के बारे में, इन्होंने क्या कहा क्या था, तो सुन लीजिए। कोई भी ऐसा मंत्रालय जो जनता के प्रति उत्तरदायी है वो कभी भी डीपीएसपी को इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकता। सही बात तो है कि कोई भी ऐसी मिनिस्ट्री, कोई भी ऐसा मंत्रालय जिसको पता है कि मुझे जनता को जवाब देना है, तो ऐसा मिनिस्ट्री कभी भी डीपीएसपी को इग्नोर नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये लोग डीपीएसपी को इग्नोर करने लगे तो जनता को जवाब क्या देंगे। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर निकल के आ रहे हैं कारण। वो क्या कारण थे कि डीपीएसपी को हमने गैर न्यायोचित बना दिया, नॉन जस्टिसिएबल बना दिया। इसकी पूरा चिट्ठा मैं लेक्चर नंबर 11 में बोर्ड पर लिखकर समझा चुका हूं, तो मैं वापस से इसको नहीं समझाऊंगा। और अगर आपने वो वाला मेरा पोर्शन देखा था तो स्क्रीन पर यहां पर पॉज करना, चारों पॉइंट्स को पढ़ लेना, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जो आपको समझ में ना आए। कल इसीलिए मैंने आपका बेस बनाने में समय खर्च किया था। उसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो अलग अलग लोगों ने कहे हैं और प्रीलिम्स में एमसीक्यू में आ जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने कहा, ये कथन किसने कहा। दोस्तों यहां पर सबसे पहले कथन आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो किसका है, के टी शाह। के टी शाह ने क्या शब्द यूज किया है, पायस सुपर फ्लूइटीज। पायस, क्योंकि इन्होंने जो शब्द यूज किया था ओरिजिनली वो अंग्रेजी वाला किया था, मैंने इसीलिए अंग्रेजी वाला पहले पढ़ रहा हूं। पायस सुपर फ्लूटीज, इसका मतलब क्या होता है समझना दोस्तों, ठीक है। पायस सुपर फ्लूटीज, पायस का मतलब क्या होता है, पायस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण, ठीक है। और सुपर फ्लूइटीज का मतलब क्या होता है, अति। अति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्सेसिव। अति यानी कि एक्सेसिव, यानी कि कोई चीज कीमती होती है, अच्छी बात है, लेकिन उस कीमती चीज की आप अति मचा दोगे तो वो फिर कीमती चीज की कीमत खत्म हो जाती है। तो यही केटी शाह ने कहा कि हमें पता है कि डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने उसकी कुछ अति ही मचा दी है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में देखेंगे कि वो चीज महत्वपूर्ण तो है, पवित्र तो है, लेकिन चूंकि आपने उसकी अति मचा दी है तो वो अनावश्यक बन चुकी है आज के टाइम पर, ठीक है। अच्छा, केटी शाह ने एक बात और कही। केटी शाह ने कहा कि डीपीएसपी एक तरह का चेक है। डीपीएसपी एक तरह का चेक है। चेक क्या होता है, चेक आप बैंक में जमा कराते हो तो उस चेक के बदले बैंक आपको पैसा दे देती है। लेकिन केटी शाह ने कहा कि साहब डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे आप बैंक में लेके जाओगे और आपको लगेगा कि इस चेक के बदले में आपको पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस चेक के बदले में आपको पैसा तभी मिलेगा जब बैंक के पास पैसा होगा। सेम तरह से डीपीएसपी सिर्फ तभी मुकम्मल होगा, डीपीएसपी को सिर्फ तभी पूरा किया जाएगा जब सरकार के पास रिसोर्सेज यानी कि संसाधन होंगे। यानी कि यह मत समझना कि डीपीएसपी हरदम पूरा होगा, डीपीएसपी तभी पूरा हो पाएगा जब सरकार के पास रिसोर्सेज होंगे। तभी ये एक ऐसा चेक है जो बैंक में ले जाते वक्त हमेशा कैश नहीं मिलेगा, सिर्फ तभी कैश मिलेगा जब बैंक के पास खुद रिसोर्सेज होंगे। कितनी प्यारी बात कही है और क्या बखूबी कही है। उसके बाद दोस्तों एक और यहां पर हमको कथन देखने को मिलता है, जो किसने कहा है, जो नसीरुद्दीन भाई साहब ने कहा है। अब नसीरुद्दीन जी क्या कह रहे हैं, नसीरुद्दीन जी ने तो ऐसा भिगो के मारा है डीपीएसपी को कि क्या कहने। नसीरुद्दीन जी कह रहे हैं कि डीपीएसपी वो न्यू ईयर के रिजोल्यूशन जैसा है कि कभी भी नया वर्ष चालू होता है, 1 जनवरी आती है तो हम वादा करते हैं और 1 जनवरी को हम जो भी वादा करते हैं उसको 2 जनवरी को तोड़ देते हैं। तो नसीरुद्दीन जी कह रहे हैं कि डीपीएसपी जो है ना वो एक नए साल पर किए जाने वाले वादों के तरह ही है, उससे बेहतर नहीं है। क्योंकि 1 तारीख को तुम वादा करते हो
और दूसरी तारीख को यानी कि 2 जनवरी को तुम उसे क्या कर देते हो, तोड़ देते हो। तो डीपीएसपी बस कही हुई बातें हैं, करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन एक दिन बोलते हैं तो अगले दिन सरकार भूल जाती है कि उनको डीपीएसपी पूरा करना है, अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। ये तो भिगो के मारने वाली बात है, नसीरुद्दीन जी ने जो है कही है। उसके बाद टी कृष्णमचारी, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि यह भावनाओं का कूड़ादान है। लो भैया, और भिगो के मार दिया। अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स, किसकी भावनाएं, नागरिकों की भावनाएं। और कूड़ादान क्यों है, क्योंकि इस कूड़ेदान में केवल भावनाओं को डाल दिया गया है, हमारी पूरा कभी नहीं किया जाता, इसीलिए सिर्फ ये कूड़ादान है। हम ये करेंगे, सरकार का ये ड्यूटी है, सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बातें तो तुमने सारी लिख दी हैं हमारे मन की, हमारी भावनाओं को पूरा लिख दिया तुमने डीपीएसपी के अंदर, लेकिन पूरा तो कभी करते नहीं हो, तो वो कूड़ादान ही है हमारी भावनाओं का। ठीक है, अच्छा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, केसी वियर भाई साहब क्या कह रहे हैं, केसी वियर भाई साहब कह रहे हैं मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस मेयर मोरल होमिली। क्या कहा गया, लक्ष्यों और आकांक्षाओं की घोषणा पत्र। यानी कि डीपीएसपी एक ऐसा घोषणा पत्र है जहां पर यह तो बता दिया जाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करवा देंगे, हम ये करवा देंगे। तो ऐसा ही तो है डीपीएसपी के, तुम आर्टिकल्स पढ़ो, ये सरकार की ड्यूटी है, सरकार ये करवाएगी, सरकार वो करवाएगी, सरकार ये करवा सकती है, सरकार वो करवा सकती है। तो सरकार क्या क्या करवा सकती है, क्या क्या कर देगी, वो सारी बातें तुमने लिख दी उसमें। ठीक है, लेकिन और ये डीपीएसपी के अंदर बातें तुम बस लिख देते हो, लेकिन ये बातें सिर्फ और सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। शब्द लिखा हो ना मैर मतलब बस, कि ये बस सुनने में अच्छी हैं, सुनने में बड़ी नैतिकता से भरपूर लगती हैं, लेकिन इनका काम कुछ नहीं है। तो ये एक घोषणा पत्र है, आपने घोषणा कर दी, सरकार ये करेगी, वो करेगी, ये करेगी, वो करेगी, लेकिन वास्तविकता में इनका काम कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो केसी वेयर इन शॉर्ट कह रहे हैं कि सुनने में अच्छी लगने वाली बातें हैं, काम कुछ नहीं है। ठीक है ना, और सरल कर लो। उसके बाद सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है पायस एस्पिरेशंस। यानी कि पायस का मतलब मैंने आपको पीछे बताया, महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट होता है इसका मीनिंग, और एस्पिरेशंस का मतलब क्या होता है, आकांक्षाएं। अर्थात क्या हो गया कि ये जो है ना डीपीएसपी, ये सुंदर सी दिखने वाली एस्पिरेशंस हैं। इन्होंने, आइवर जेनिंग्स ने डीपीएसपी को लेके कुछ नेगेटिव नहीं कहा, इन्होंने कहा है आकांक्षाएं क्या होती हैं जो वर्तमान में पूरी नहीं है लेकिन भविष्य में पूरी हो जाएंगी या हम चाहते हैं कि वो हो जाएं। तो डीपीएसपी के अंदर जो बातें लिखी हैं ना, वो वर्तमान में तो रिसोर्सेज है नहीं तो पूरा हो नहीं पा रहे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि भविष्य में आज नहीं तो कल वो पूरा होंगी। तो वो एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आकांक्षाएं हैं, पायस एस्पिरेशंस हैं। भले ही आज पूरी नहीं हो रही लेकिन कल को पूरी जरूर होगी। ठीक है, अच्छा। उसके बाद और क्या कहा गया है, एन श्रीनिवासन ने क्या कहा है, एन श्रीनिवासन जी क्या कहते हैं, आइए जरा देखते हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने डीपीएसपी की आलोचना करी है साहब। ठीक है, ये कहते हैं कि डीपीएसपी को ना तो ढंग से बताया गया है और ना ही तरीके से उसको अरेंज किया गया है। मतलब आर्टिकल 40 कुछ कह रहा है, 41 कुछ कहने लगता है, 42 कुछ कहने लगता है, तो ऊट पटांग तरीके से उसको अरेंज किया है। मतलब डीपीएसपी के अंदर बहुत सारे बातों को तो ऐसा मिक्स कर दिया है जो जिनका कोई महत्व ही नहीं है, अनइंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये इन्होंने इसकी आलोचना करी है कि तर्क संगत तरीके से, यानी कि आलोचना करते हुए कहा है कि ये प्रॉपरली यानी कि व्यवस्थित रूप से इनका कोई ढंग नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे लगी हुई हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों को यानी कि इंपॉर्टेंट बातों को महत्वहीन मुद्दों के साथ मिला दिया गया है, इंपॉर्टेंट बातों को अनइंपॉर्टेंट बातों के साथ मिला दिया गया है। साहब बताइए, ये जो है इस पर आलोचना कही गई है। उसके बाद और कौन है, मैंने सारे उठा लिए हैं आपके लिए, कुछ भी नहीं छूटने दूंगा मैं आपका। के संथानम जी क्या कह रहे हैं, के संथानम जी कह रहे हैं कि डीपीएसपी की वजह से संवैधानिक टकराव हो सकता है।
संवैधानिक क्या हो सकता है? संवैधानिक टकराव हो सकता है कि अगर डीपीएसपी में तुम सरकार से कुछ ऐसा करवाने की ड्यूटी रख दोगे जो कि संवैधानिक रूप से उस समय मुमकिन नहीं है, तो चीजों के बीच में टकराव हो जाएगा। ये बहुत बड़े लेवल पर बहुत कुछ सोच के जो है इन्होंने ऐसा कहा है। तो आप रट सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संवैधानिक टकराव हो सकता है। किसकी वजह से? डीपीएसपी की वजह से। ये किसने कहा? ये कहा के संथानम ने। ठीक है, उसके बाद एल.एम. सिंघवी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है और यह नाम सबसे ज्यादा चर्चा में कहां आता है? जब हम पढ़ते हैं पंचायती राज। मैंने इस बार जो हमारा मेंस वाला कोर्स है ऑनलाइन में ऑफलाइन में, उसमें पंचायती राज इस बार ऐसा पढ़ाया है कि मतलब आपने कहीं से भी पंचायती राज पढ़ा हो और एक बार वो अगर आपने देख लिया तो आपको लगेगा कि ये भी था क्या, ये भी होता है क्या। तो एल.एम. सिंघवी जी ने डीपीएसपी के बारे में क्या कहा है कि ये इन्होंने तारीफ करी है। इन्होंने क्या कहा है कि डीपीएसपी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान को जीवन देती हैं। यानी कि डीपीएसपी को अगर हम हटा दें तो कहीं ना कहीं संविधान के जीवन को हम उससे छीन रहे हैं। तो इन्होंने एक अच्छी बात कही है। उसके बाद एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है एमसी चागला। क्या नाम है दोस्तों इनका नाम है एमसी चागला। और ये क्या कहते हैं कि जिस दिन सारे डीपीएसपी को लागू कर दिया गया तो जो भारत है ना वो इस पृथ्वी पर एक स्वर्ग बन जाएगा। तो सही बात तो कही है इन्होंने कि बहुत इंपॉर्टेंट फेमस स्टेटमेंट है, याद रखना। किसने कहा है? एमसी चागला। एमसी चागला क्या कहते हैं कि जिस दिन सारे डीपीएसपी लागू हो गए ना इस देश में, तो ये देश, ये इंडिया इस पृथ्वी पर ये स्वर्ग से कम नहीं रहेगा, स्वर्ग बन जाएगा ये पूरा तरीके से। ठीक है, उसके बाद आगे एक स्टेटमेंट क्या कहता है? आगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की एक और स्टेटमेंट दोस्तों यहां पर सामने आ जाती है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी कह रहे हैं कि जो डीपीएसपी है ना वो किस चीज को दर्शाता है। आइए देख लेते हैं क्या कहा है। कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा है कि डीपीएसपी का महत्व इस बात में है कि यह भारत के शासन का लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र नहीं बल्कि आर्थिक लोकतंत्र बताते हैं। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया कहा है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी कहते हैं कि डीपीएसपी के नजरिए से क्या बात कही जा रही है कि केवल राजनीतिक रूप से लोकतंत्र जरूरी नहीं है, आर्थिक रूप से भी लोकतंत्र होना चाहिए। यानी कि लोकतंत्र का मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है कि नेता चुने गए और नेता देश चला रहे हैं, लोकतंत्र सिर्फ इतना नहीं है। डीपीएसपी कहता है कि लोकतंत्र ऐसा हो जहां पर लोगों को आर्थिक लाभ हो, जहां पर लोगों को आर्थिक विकास हो। तो केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। यह कौन कहता है? डीपीएसपी कहता है। और इस पूरी स्टेटमेंट को किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने कहा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी हमें थोड़ी सी हाई लेवल की बात को ही जो है कहा करते थे। ठीक है, अच्छा चलो। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में मुझे बड़ा ही बुरा लगता है कि एक जनरल कैटेगरी से होने के बावजूद भी मैं इनसे नफरत नहीं कर पाता हूं, क्योंकि यही पढ़ा लिखाई का फर्क है दोस्तों। और जो व्यक्ति अधूरा पढ़ा लिखा होता है ना वो हमेशा आरक्षण का जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर पर निकाल देता है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर खुद ही बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे इस देश से। इस देश में हर पल जात पात भाई तुम जिस दिन पढ़ लोगे ना इस व्यक्ति के बारे में तुमको सच में समझ में आ जाएगा कि एक इंसानी दिमाग के अंदर इतनी नॉलेज आखिर आ कैसे सकती है। और हर कदम पर जो जात पात देखेगा आप सोचो वो कितना फ्रस्ट्रेट हो गया होगा वो व्यक्ति इस देश से। मैंने जब आपको संविधान सभा पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने क्या कह दिया था कि तुम इस देश के लिए कितना भी अच्छा संविधान बना लो, ये अपने ही संविधान में एक जाल की तरह उलझ के रह जाएंगे, क्योंकि इस देश में तुम किसी को खुश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा 10 साल के लिए आरक्षण दे दो, सब ओके हो जाएगा। नेताओं को वोट चाहिए थे तो नेताओं ने और आरक्षण दिया।
अब लोगों को आरक्षण दोगे तो वो तो आपको वोट देंगे, वो तो इंसानी फितरत है। ये कह के नहीं गए आरक्षण आजीवन लगाने के लिए। तो कृपया करके आप कोसो तो नेताओं को कोसो, इनको ना कोसो। ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जिस दिन तुम सच में पढ़ लोगे, हमारी टीचर्स ने हमें पढ़ाया तो हमको ये ज्ञान उन्होंने दिया। हमने जब खुद पढ़ा तो हमने जाना कि भाई क्या बंदा है। और बस कुछ लोग आपको कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं ये तो खराब व्यक्ति है। भाई खराब ये नहीं है, खराब वर्तमान के नेता हैं। उन अनपढ़ नेताओं के चक्कर में एक पढ़े लिखे ब्रिलियंट व्यक्ति पर कभी उंगली ना उठाना। नहीं तो ऐसे महान लोग जब जब देश में जन्म लेंगे ना तो आज भी हम अपने इस देश में रहते हैं तो हम भी इतना फ्रस्ट्रेशन से जूझते हैं कि भाई हो क्या रहा है। मैं एक न्यूज पढ़ रहा था वहां पर दमोह के अंदर कि तहसीलदार के मुंह पे कालिक पोत दी, क्योंकि तहसीलदार ने हिंदू महासभा के झंडे हटा दिए चौराहे से। उस चौराहे पर झंडे लगाने की अनुमति नहीं थी कानूनी रूप से। तहसीलदार ने अपना कानूनी रूप से काम किया। उसने कहा कि यहां नहीं लगेंगे झंडे, हम आपको एक जगह अलॉट कर रहे हैं, वहां पर आज जो है आप लगाइएगा, क्योंकि यहां पर अलाउड नहीं है इस प्रकार का चीज। तो उसके मुंह पे जाके कालिक पोत दी। किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। तो हम भी कभी कभी ऐसी हरकतें देखते हैं देश में तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है। और उस जमाने में जहां पर जात पात चरम सीमा पर थी, वहां पर आप सोचो कैसे कैसे हाल होते होंगे। तो मैंने पता है लिटरली जब मैं कॉलेज में गया तो वहां पर जाके मुझे पता चला कि भाई शिट, मैं तो जनरल कैटेगरी हूं, मेरी तो लग गई। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी पता नहीं मुझे आज तक कोई दुख नहीं हुआ जनरल कैटेगरी में होने का या आरक्षण ना मिल पाने का। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में बेस्ट बन जाओ। बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट, आपसे ऊपर कोई ना हो, ना मार्क्स में ना नॉलेज में। तो रैंक 1 वाले को तो सब कुछ मिल ही जाता है वैसे भी। बट जो भी है XYZ, अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करो और पढ़े लिखे लोगों को उनकी आलोचना मत करो। ये बस मैं आपको सिखाना चाहूंगा। अगर आप सीख गए तो इट्स ऑल गुड, बाकी तो जो व्यक्ति मानना चाहता है वही मानता है। आइए दोस्तों आगे देखें। आगे यहां पर एक और नाम लिखा हुआ है, ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ग्रेनविल ऑस्टिन भाई साहब ने क्या कहा है, इन्होंने डीपीएसपी के बारे में क्या कहा, इन्होंने डीपीएसपी के बारे में दोस्तों कहा, एम्ड एट फर्दरिंग द गोल्स ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। यानी कि इन्होंने तारीफ करी है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। इन्होंने क्या कहा है, ये कहते हैं कि डीपीएसपी की वजह से सामाजिक क्रांति आएगी और ये क्रांति आगे और बढ़ती जाएगी डीपीएसपी की वजह से, क्योंकि जितने बेहतर डीपीएसपी लागू होते जाएंगे उतना बेहतर समाज में क्रांति आती जाएगी, सोशल रिवॉल्यूशन आती जाएगी। तो इन्होंने भी तारीफ करी है। यहां पर बीएन राव वापस आ गए हैं और बीएन राव जी ने क्या कह दिया डीपीएसपी के बारे में कि डीपीएसपी को नैतिक उपदेश और शैक्षिक मूल्य वाला बताया। मतलब बीएन राव जी भी जो है क्या कर रहे हैं, बीएन राव जी भी जो है दोस्तों तारीफ कर रहे हैं डीपीएसपी की, और तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि डीपीएसपी में जो भी बातें लिखी हुई हैं ये नैतिकता से भरपूर है, मोरालिटी से भरपूर है, और साथ ही साथ डीपीएसपी के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उनका एक एजुकेटिव वैल्यू यानी कि उनका एक शैक्षिक मूल्य भी है। मतलब ओवरऑल तारीफ की जा रही है बीएन राव जी के द्वारा, क्योंकि वो बुराई होती है, आलोचना होती है तो वो अलग से ही पता चल जाती है। उसके बाद दोस्तों एक और नाम है, मैं समझता हूं ये आखिरी नाम है, एमसी स्टेलवर्ड। एमसी स्टेलवर्ड भाई साहब क्या कहते हैं, एमसी स्टेलवर्ड कहते हैं कि डीपीएसपी भले ही आपको कानूनी अधिकार नहीं देते, डीपीएसपी क्योंकि नॉन जस्टिसिएबल है, गैर न्यायोचित है, सरकार पूरा ना भी करे तो आप सरकार के खिलाफ केस तो कर नहीं सकते, तो भले ही इनका लीगल कोई अधिकार नहीं है डीपीएसपी का, लेकिन उसके बावजूद भी ये संविधान के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। तो मतलब एमसी स्टेलवर्ड ने भी डीपीएसपी की तारीफ करी है। इतना क्लियर हो गया साहब। तो मैंने एक भी स्टेटमेंट छोड़ी नहीं है, मैंने सारी स्टेटमेंट दोस्तों आपको पढ़ा दी हैं, एक भी चीज मैंने मिस नहीं करी है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें दोस्तों, आगे क्या कहा रहा है। आगे एक हेडिंग आई है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में संघर्ष यानी कि कन्फ्लिक्ट। सबसे पहली बात क्या कही गई है कि जो मौलिक अधिकार हैं
जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को न्यायोचित बनाया गया है, जस्टिसेबल, और डीपीएसपी को गैर न्यायोचित यानी कि नॉन जस्टिसेबल बनाया गया है। तो सबसे पहला संघर्ष तो यही है कि फंडामेंटल राइट, मतलब समझना, अगर डीपीएसपी के अंदर लिखी जो सरकार की ड्यूटीज हैं, अगर सरकार ने अपनी इन ड्यूटीज को पूरा नहीं किया तो कहीं ना कहीं लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर आंच आ सकती है। समझ रहे ना बात को आप? तो डीपीएसपी सरकार ने पूरे नहीं किए तो हम सरकार के खिलाफ केस नहीं कर सकते, लेकिन उसके चक्कर में हमारे फंडामेंटल राइट टूट गए तो हम सरकार के खिलाफ केस कर सकते हैं। तो मतलब चीज एक ही है, और उस एक ही चीज में एक तरफ आप सरकार के ऊपर केस नहीं कर पा रहे और दूसरी तरफ आप सरकार के ऊपर केस कर पा रहे हो। तो ये दोनों चीजें आपस में काफी ज्यादा क्या हो जाती हैं, संघर्ष होता है, इनमें कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, ये जो हेडिंग है ना दोस्तों, ये वाली जो मैं हेडिंग पढ़ा रहा हूं, इसमें बहुत कम सेक्शन ऐसा है जो प्री से संबंधित है। मैं बताऊंगा कहां आएगा, छोटी सी हेडिंग है, ठीक है ना। जैसे कि इस हेडिंग में, इस लाइन में प्री संबंधित कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब यहां पर आएगा, अब ध्यान सुनना, ठीक है ना। अब यहां पर आएगा बहुमूल्य, बहुमूल्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सा केस बताया? केस बताया है चंपाकम दोराई राजन केस 1951। ओ हो चंपाकम दोराई राजन केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि अगर किसी भी मामले में फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी हो गया तो कौन जीतेगा? हमेशा फंडामेंटल राइट को ही प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। क्लियर हुआ? कौन से केस में कहा? चंपाकम दोराई राजन केस 1951 में। ईयर याद रखना, चंपाकम दोराई राजन केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कभी भी किसी भी केस में फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी हुआ तो हमेशा कौन जीतेगा? फंडामेंटल राइट ही जीतेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट ज्यादा कीमती है डीपीएसपी की तुलना में। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद दोस्तों, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है। ध्यान से सुनना, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो लोगों के मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है। परंतु इस स्टेटमेंट में ये बात कब कही है? इसी केस में कही है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स में वो अमेंडमेंट कर सकती है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है। लेकिन सुन लो, अपने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा बदलते हुए क्या कहा? 1973 में जब केशवनंदा भारती केस हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, मूल संरचना, जिसको हमें आपको फंडामेंटल राइट में भर भर के पढ़ाया हूं, बेसिक स्ट्रक्चर। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फंडामेंटल राइट के अंदर पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उस अमेंडमेंट की वजह से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल संरचना पर आंच नहीं आनी चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर की एक कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर शब्द के अंदर काफी सारी चीजों को डालती जाती है। जैसे कि मैंने फंडामेंटल राइट्स में आपको पढ़ाया था कि अदालतों की शक्ति किसी भी कानून को देखने की कि वो कानून सही है या नहीं, जिसे हम अदालत की जुडिशियल रिव्यू की पावर कहते हैं, न्यायिक समीक्षा, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होती है। और पार्लियामेंट अपने किसी भी कानून को बनाकर अदालतों से ये शक्ति नहीं छीन सकती कि अदालतों को जुडिशियल रिव्यू करने की पावर नहीं दी जाएगी, ऐसा पार्लियामेंट नहीं कह सकती, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू करना, न्यायिक समीक्षा करना, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है, परंतु फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में जाके केशवनंदा भारती केस के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया, वहां पर यह भी कह दिया कि तुम कर लो बेटा फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट, परंतु अगर बेसिक स्ट्रक्चर पर आंच आई तो तुम्हारी 12 की ढेर, मतलब हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे और तुम्हारे द्वारा बनाए गए कानून को हम शून्य घोषित कर देंगे, जीरो घोषित कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखें आप,
आगे देखें आप, यहां पर पार्लियामेंट ने प्रथम संवैधानिक संशोधन यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955, 17वां यानी कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964, ये तीनों अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने किए। एक क्या, फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला और 17th वाला, ठीक है। और पार्लियामेंट ने मतलब ये सब ये की अमेंडमेंट। और फिर क्या कहा गया है, फिर एक और केस जो है आपको बताया गया है कि गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड और टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। यानी कि सुनो, गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, अपनी ही बात को पलट रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 1951 के आसपास, सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स के अंदर बदलाव कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट 1967 के केस में क्या कह रही है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकती। बेसिकली पार्लियामेंट से शक्ति छीन ली फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करने की। तो अब इसके बदले में पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को बदलने के लिए क्या पास करेगी, एक और अमेंडमेंट करेगी। अब हम नीचे उसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, इस फैसले को बदलने के लिए 1967 के इस फैसले को बदलने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने 24वें नंबर का अमेंडमेंट करवाया और 25वें नंबर का अमेंडमेंट करवाया। और ये दोनों ही अमेंडमेंट 1971 में करवाए गए। और यहां पर आप देखें 24 नंबर के अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वो चाहे तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर संशोधन कर सकते हैं। यानी कि गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने जो काम करने के लिए मना किया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ने उसी फैसले को बदलते हुए एक अमेंडमेंट पास करवाया पार्लियामेंट के अंदर। और 24वां अमेंडमेंट 1971 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया पार्लियामेंट ने कि भैया पार्लियामेंट में बैठे हुए नेता फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं। और इस बात को सही माना गया, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना कि बोले साहब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पर आंच नहीं आनी चाहिए। और वो बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट कब आया, 1973 में। और फिर पार्लियामेंट उस बेसिक स्ट्रक्चर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो 24वें अमेंडमेंट में मैंने आपको बता दिया कि पार्लियामेंट कर सकती है फंडामेंटल राइट के अंदर अमेंडमेंट। और जो 25वां संशोधन था ना 1971 में, जो 25वां अमेंडमेंट आया उसमें क्या लिखा था, उसमें यह लिखा था, उसमें आर्टिकल 31C के बारे में लिखा था। उसमें क्या लिखा था, उसमें आर्टिकल 31C के बारे में लिखा था। समझ रहे हैं आप कि 25th अमेंडमेंट 1971 में कौन सा नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C एक ऐसा आर्टिकल है जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाया, जो मैंने कल लेक्चर 11 डीपीएसपी के अंदर भी आपको पढ़ाया। क्योंकि आर्टिकल 31C में पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा कहा था, एक बार फिर से पढ़ा देता हूं, फिर से पढ़ा देता हूं कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, इन दोनों आर्टिकल्स में जो डीपीएसपी लिखे हुए हैं, उन डीपीएसपी को लागू करने के चक्कर में अगर फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 14 और 19 टूट भी जाते हैं तो भी ऐसे कानून को उचित माना जाए। वापस से बोल देता हूं कि 25वें नंबर का संविधान में संशोधन किया गया, कब, 1971 में। और इस संशोधन के तहत एक नया आर्टिकल 31C जोड़ा गया, जिसने कहा कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के अंदर जो डीपीएसपी लिखे हुए हैं, इन डीपीएसपी को लागू करने के लिए हम जो भी कानून बनाएंगे, उन कानून को बनाने के चक्कर में अगर आर्टिकल 14 और 19 का फंडामेंटल राइट टूट भी रहा है तो टूटने दो,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है साहब, मान ली तुम्हारी बात कि तुम डीपीएसपी को लागू करवाने के चक्कर में तोड़ रहे हो ना ये दोनों फंडामेंटल राइट, ठीक है, इजाजत है, नेक काम कर रहे हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक रायता क्या फैला दिया पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31C के अंदर एक और बात लिख दी। और क्या कह दिया? आर्टिकल 31C की दूसरी बात में पार्लियामेंट ने यह कह दिया कि हम जो भी कानून बनाएंगे, कौन से कानून? अरे यही वाले, इन दो डीपीएसपी को लागू करने के चक्कर में जो हमने कानून बनाए हैं ना, इन कानून का जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि अदालत इन कानून पर हाथ ही नहीं डाल सकती। बस हो गया लफड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटा जुडिशियल रिव्यू तो हम कर सकते हैं, उसकी पावर तुम हमसे नहीं छीन सकते। हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम ये डीपीएसपी लागू करो, तुम बनाओ कानून, तुम भले ही तोड़ दो ये दोनों फंडामेंटल राइट, हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन तुम ये मत कहना कि ये कानून बनाने के चक्कर में तुमने जो कुछ भी वहां पर कांड किया हम तुम्हें उसकी इजाजत दे रहे हैं, लेकिन तुम ये मत कहना कि हम तुम्हारे इस कानून की न्यायिक समीक्षा भी नहीं कर सकते, ये अधिकार तुम हमसे नहीं छीन सकते। इतनी बात क्लियर हुई? तो इससे आपने क्या सीखा कि आर्टिकल 31C में जो दो बातें कही गई हैं, तो पहली बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया और दूसरी बात को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट से उनकी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की पावर को छीन रहा था। ठीक है, देखो वही तो लिखा है, वही तो देखो लिखा है कि जब केशवानंदा भारती केस का फैसला आया 1973 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 31C में जो पहली वाली बात लिखी है वो तो ओके है, लेकिन जो दूसरी बात लिखी है जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, वो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर के जो है क्या है, खिलाफ है। परंतु जो पहला प्रावधान था, जो पहली धारा थी, जो पहला प्रावधान था, उसको ओके माना गया, बोले वो ठीक है। तो दोस्तों हाँ, यहां पर मैंने आपका पूरा डीपीएसपी करवा दिया है खत्म। वापस से कहूंगा, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ पूरे कंटेंट को मैं कवर करवा रहा हूं और आपका 2026 का पूरा प्रीलिम्स मैं यूं ही फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर क्रांति बैच 2.0 के माध्यम से करवाता रहूंगा। आगे का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जब तक 2026 का प्रीलिम्स नहीं आ जाता। तो कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेहनत आपको पसंद आ रही है और आपका फायदा हो रहा है। कंटेंट अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा छोड़ो, मेहनत पसंद आ रही है, नहीं है छोड़ो, तुम्हारा फायदा हो रहा है तभी वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।